Hello dear students, welcome to your YouTube channel. In this video we are going to solve exercise 16A of class 8th RS अग्रवाल मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 16A कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम and line segment AE and CF bisect the angles A and C respectively so that AE parallel CF। तो यहां पर ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है और देखिए AE और CF क्या करते हैं, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं। AE जो है एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और ऐसे ही CF जो है एंगल C को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल का जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल है। इधर का एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि AE और CF एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि AE ये लाइन AE CF के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं इसे। जब भी हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो पहले हम गिवन लिख देते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AE और लाइन सेगमेंट CF ये एंगल A और एंगल C के बाइसेक्टर हैं, ये हमने लिख दिया है। और प्रूफ क्या करना है अब वो लिखेंगे हम। प्रूफ हमें करना है कि AE पैरेलल CF है। तो ये प्रूव करते हैं। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूव करने के लिए हम बना रही हैं। पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए हमें हर हाल में इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा AFCE को, जिससे कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हो सकती हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए ये दो ट्रायंगल लेते हैं हम, DAE और BCF, ये दो ट्रायंगल लेके हम सॉल्व करते हैं और कोई भी तीन चीजें इक्वेट कर देते हैं, जिससे ये कांग्रुएंट हो जाएगा। और कांग्रुएंट होने के बाद इसकी सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं पहले। तो यहां प्रूव करना है आपको AE पैरेलल CF। तो प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CFB। देखिए आपको ऑर्डर सही लेना है। जैसे वहां हम ले रहे हैं जिस एंगल का बाइसेक्टर वो एंगल A से बाइसेक्टर क्या गया है E, AE और फिर D लिखा। ऐसे यहां पे हम शुरुआत करेंगे C से, C और बाइसेक्टर क्या है CF और फिर B। तो हमें जो हम ट्रायंगल का नाम भी देना है तो एक ऑर्डर में देना है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल का एंगल D और दूसरे ट्रायंगल का एंगल B आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि एंगल D और एंगल B क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम की बात करें तो एंगल D और एंगल B आपस में इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। इसलिए इन दोनों ट्रायंगल में हमने एक चीज इक्वल कर दी है। तो एंगल D हम कह सकते हैं और उसे एंगल B, एंगल D इक्वल टू B। ऐसा क्यों? हम रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ये रीजन है। ABCD पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल D इक्वल टू B हुआ। दूसरी चीज क्या है, ये AD साइड जो है वो CB के इक्वल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ABCD में AD और CB अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, कि AD इक्वल टू CB। ये भी लिख लेते हैं, AD इक्वल टू CB अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए ऐसा है। तो पैरेललोग्राम ABCD लिखना चाहें या ना लिखना चाहें, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। अब देखिए दो चीजें पता चल चुकी हैं दोनों ट्रायंगल में।
अब एक चीज और पता चल जाए, इक्वल हम दिखा दें तो ये ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। अब ए क्या बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल ए का हाफ ये है और एंगल ए का हाफ ये भी है, यानी ए का हाफ हुआ ये एंगल। और ऐसे ही सी एफ क्या है, बाइसेक्टर एंगल सी का, तो ये हिस्सा जो है ये भी एंगल सी का हाफ हुआ और ये भी एंगल सी का हाफ हुआ। अब एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल है, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया। इस तरह से ट्रायंगल में हमें दो एंगल और उनके बीच की एक साइड इक्वल मिल गई है दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स के। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। एंगल डी ए इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ऐसा क्यों? सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, यानी हाफ एंगल ए इक्वल टू हाफ एंगल सी। अब देखिए दो ट्रायंगल में तीन पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों ट्रायंगल में ये तीन पार्ट्स इक्वल हो गए हैं। तो इस तरह से ये एक एंगल और एक एंगल ये हमने इक्वेट किया है और एक साइड इक्वेट कर दी है। तो एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी रूल कौन सा लगेगा? एंगल साइड एंगल। देखिए दोनों एंगल के बीच में साइड है, तो आपको भी क्या लिखना होगा? एंगल साइड एंगल। कांग्रुएंसी रूल से ये दोनों ही ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल एईडी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सीएफबी बाय एएसए कांग्रुएंसी रूल। अब जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डी पार्ट बीएफ के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? डी इक्वल टू डी एफ, ये बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए डीसी इक्वल टू बीए होगा कि नहीं होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, इसलिए ये वाली साइड इस पूरे साइड्स की इक्वल होगी। अब देखिए सी डी इक्वल टू ये वाली साइड इस साइड ए बी के इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होती हैं। अब ये इक्वेशन 1 और 2 देखिए बन गया है। अब 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 2 में क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड में सी डी दिया है और 1 में लेफ्ट हैंड साइड में डी दिया है। इधर राइट हैंड साइड में ए बी दिया है और उधर दिया है बी एफ। दिस इंप्लाइज, अब देखिए सी डी, ये पूरी लाइन सी डी है, पूरा लाइन सेगमेंट, और इससे अगर डी चला जाए, पूरा लाइन सेगमेंट क्या है? ये साइड क्या है? डीसी है, सीडी है, और इससे अगर डी सब्ट्रैक्ट हो जाए तो केवल ये हिस्सा बचेगा, ईसी बचेगा, या सी कह सकते हैं। तो सी बचेगा तो हम यहां लिख देते हैं इक्वल टू, इसकी जगह लिख देते हैं सी। और इसी तरह ए बी माइनस बी एफ, इस पूरे ए बी में अगर ये वाला हिस्सा चला जाए तो सिर्फ बचेगा ए एफ। देखिए ए बी में बी एफ या बी ये वाला पार्ट हम सेपरेट करते हैं तो सिर्फ ए एफ बचने वाला है, तो यहां लिखेंगे ए एफ। तो देखिए सी इक्वल टू ए एफ आ गया है, सी इक्वल टू ए एफ ये आ गया है। इसको हम नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन अगर डालना चाहें लिखना चाहें तो इक्वेशन 3 लिख देते हैं। अब यहां पे सी पैरेलल ए एफ भी है, सीई पैरेलल ए एफ। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल थी। सी डी पैरेलल ए बी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं, तो उनका हर एक पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा। आप कहीं से भी कट करके पार्ट निकालेंगे तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे। इस तरह से अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल थी तो उनके पार्ट ए एफ और सी ये भी आपस में पैरेलल होंगे, तो सी पैरेलल ए एफ, क्योंकि सी डी पैरेलल ए बी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब 3 और 4 से देखिए, किसी क्वाड्रिलेटर में
अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए सी पैरेलल AF है और सी इक्वल AF है। देखिए यहां देखिए सी इक्वल AF आया और सी पैरेलल AF आया, यानी क्वाड्रेटर के अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा इस तरह से, AFC इज ए पैरेललोग्राम। हेंस AFC इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अपोजिट साइड्स क्या है, एक पेयर उसका इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अब देखिए जब पैरेललोग्राम हो जाता है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या हो जाते हैं, पैरेलल, यानी कि यहां से ये हो जाएगा कि AE पैरेलल CF भी हो जाएगा, क्योंकि अब पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। तो पैरेललोग्राम में तो दोनों ही पेयर जो है अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं, इसलिए AE पैरेलल CF। AE पैरेलल CF सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AFCE इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, और अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की हमेशा पैरेलल होती है, इसलिए पैरेलल है, हेंस प्रूफ। अब यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था, ये हेंस प्रूव लिख दिया हमने। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the length of each of its sides. तो हमें मालूम है रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ट्राइट एंगल। क्वेश्चन में रोम्बस के बारे में दिया हुआ था तो हमने रोम्बस मान लिया, लेट ABCD इज द रोम्बस। वो रोम्बस क्या है, ABCD। और डायगोनल्स के बारे में बात की गई थी तो हमने मान लिया है कि AC और BD दो डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को कहां पे बाइसेक्ट करते हैं, एट पॉइंट E, एट राइट एंगल। तो हमें मालूम है, वैसे ही मालूम है कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। अब यहां पे दिया था AC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल क्या करेगा, उसे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला हिस्सा 8 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। ऐसे BD को दूसरा डायगोनल AC बाइसेक्ट करेगा, तो BD 12 सेंटीमीटर था, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी BD भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो OD भी 6 सेंटीमीटर और OB भी 6 सेंटीमीटर, और ये एट राइट एंगल, ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे, ये राइट एंगल है। अब देखिए ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल DOC, ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पे डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते थे, तो ये एंगल क्या है, राइट एंगल, इसलिए ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड निकाल सकते हैं। अगर दो साइड दी है, तीसरी साइड अननोन है, तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ट्रायंगल DOC में देखिए, ट्रायंगल DOC में ये एंगल 90 डिग्री का हो गया है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी जो सबसे लंबी साइड है यहाँ पे CD है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो दो साइड्स राइट एंगल बना रही हैं, यानी OD और OC, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया CD का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब देखिए CD की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और ये रोम्बस है तो इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, जो CD की वैल्यू होगी वही AD की होगी, और वही इसका रोम्बस में ऐसे ही होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए CD की वैल्यू नहीं मालूम तो यहां CD स्क्वायर लिखेंगे, और OD क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस OC है 8 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहां से CD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां देखिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 और 100 को आप लिख सकते हैं 10, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं।
100 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर 10 भी आ गया। अब देखिए स्क्वायर रूट लेते हैं, हमें चाहिए वैल्यू CD की, तो लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो यहां से CD स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो उससे वही वैल्यू बाहर निकल के आती है जिसके ऊपर 2 का पावर लगा हो या जिसके ऊपर स्क्वायर का साइन। तो देखिए CD के ऊपर स्क्वायर है तो यहां CD बाहर आ जाएगा, और यहां 10 सेंटीमीटर के ऊपर भी 2 का पावर है तो यहां से 10 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। CD की वैल्यू में पता चल चुकी है 10 सेंटीमीटर, यानी हमने रोम्बस की एक साइड पता कर ली है। CD क्या है, रोम्बस की एक साइड, और रोम्बस की एक साइड की जो लेंथ होती है वही बाकी साइड्स की होती है। तो यानी रोम्बस की सभी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर लेंथ की है। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं इसका। हेंस लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर फाइंड द मेजर ऑफ CAD। ABCD एक स्क्वायर है, यानी इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो हमें CAD यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं इसे। ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी AD इक्वल टू DC इक्वल टू CB इक्वल टू BA। चारों साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के, यानी एंगल A एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल पे ACD ट्रायंगल में क्या हो गया, दो साइड्स इक्वल हो गई, देख पा रहे हैं। ट्रायंगल ACD में क्या है कि दो साइड्स जो हैं ये स्क्वायर की साइड्स हैं, तो क्या हो गया, इनकी दो साइड्स इक्वल हो गई, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। AD के अपोजिट एंगल है ACD, और CD के अपोजिट, ये CD के अपोजिट एंगल ये है, इस ट्रायंगल में CD के अपोजिट एंगल ये है CAD। हम लिखेंगे रीजन सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एंगल सम, और यहां पे देखिए एंगल D क्या है, 90 डिग्री। तो अब तीनों, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो लिख लेते हैं इसे, एंगल ACD प्लस एंगल CAD प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ACD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ACD तो CAD की बराबर है, एंगल ACD CAD के बराबर है, तो हम ACD की जगह भी CAD रख सकते हैं, क्योंकि हमें CAD फाइंड करना था, तो हम इसकी जगह CAD रख देते हैं। और यहां CAD है तो CAD HT रखते हैं। एंगल D की वैल्यू क्या है, एंगल D क्या है, ये लिखा हुआ है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल CAD प्लस एंगल CAD, ये हो गया 2CAD, 2 एंगल CAD, और यहां से प्लस का 90 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 2CAD ट्वाइस ऑफ एंगल CAD इक्वल टू 90 डिग्री। तो CAD की वैल्यू क्या होगी, CAD का डबल 90 डिग्री, यानी CAD क्या होगा, 90 का हाफ। यहां से 2 इंटू में इधर जाके डिवाइड में आ गया, ये 45 डिग्री आ गया। तो हमें आंसर मिल गया है, मेजर ऑफ CAD इज 45 डिग्री। Hence, measure of angle CAD is 45 degree. Question number 12. The sides of a rectangle are in the ratio 5:4. हमें मालूम है रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उनका यहाँ पे रेशियो दिया 5:4। जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसको लेंथ कहते हैं और जिसका कम होता है उसको ब्रेथ कहते हैं, टू साइड्स में। तो 5:4 का रेशियो देना है तो हमें उन साइड्स को क्या मान लेना है, एक को 5x दूसरे को 4x, और पेरीमीटर दिया हुआ 90 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी दो एडजेसेंट साइड्स का सम का ट्वाइस पेरीमीटर के इक्वल होता है। अब इनकी ब्रेथ और लेंथ फाइंड करते हैं।
द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड अलग अलग होती हैं। जो जिस साइड की लेंथ ज्यादा होती है उसको लेंथ कहते हैं, और जो साइड जो शॉर्टर होती है उसे ब्रेथ कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहां पर जब रेशियो दिया हुआ है, लेट लेंथ इक्वल टू 5x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 4x सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड को हमने लेंथ मान लिया 5x सेंटीमीटर और ब्रेथ मान लिया है शॉर्टर साइड को जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब इनका रेशियो क्या आएगा 5:4, तो हम वही मानते हैं जिससे कि उनका रेशियो 5:4 बना रहे। अब देखिए पेरीमीटर क्या दिया है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जबकि यहां इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दे दी गई है कि 90 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। तो लिख लेते हैं इसे भी। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, और हमें मालूम है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल के सम का डबल, तो 90 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ की जगह जो उसकी लॉन्गर साइड थी 5x लिखा और ब्रेथ 4x सेंटीमीटर में बाहर लिख दिया है, और ये 90 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5x और 4x क्या हो जाएगा 9x, और ये 90 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा देते हैं, तो 2 इंटू 9x इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू क्या होगी 90/18। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 5 जा 90, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5। अब लेंथ क्या है 5x, तो लेंथ है 5x सेंटीमीटर, तो x की जगह क्या लिखेंगे अब 5x सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इसकी जो ब्रेथ थी वो है ब्रेथ 4x थी यानी 4 इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर ली है, यही फाइंड करना था हमें। ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल हैं, ऐसा रेक्टेंगल्स में होता है। रेक्टेंगल्स में एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती है, एक साइड को हम कहते हैं लेंथ, दूसरी को ब्रेथ कहते हैं, और डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। तो इसका जवाब क्या है रेक्टेंगल। सेकेंड है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स कहां इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड रोम्बस और स्क्वायर दोनों में इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल कहां पे इक्वल होता है, तो डायगोनल इक्वल होता है स्क्वायर में, तो इसका आंसर है स्क्वायर। द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो थर्ड में डायगोनल्स अनइक्वल है और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में, जहां पर डायगोनल अनइक्वल होता है। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। ऐसा कौन सा इसमें पैरेललोग्राम बताया कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं और वन एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो अगर सभी साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो कहलाता है स्क्वायर, और हर एक ऑल साइड्स आर इक्वल बट एक एंगल दिया 60 डिग्री का, यानी ये स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो सभी साइड्स इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो तो स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर ये जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और एक एंगल या कहें सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट 6, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं रेक्टेंगल में और सभी एंगल उसके इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, तो इसका आंसर क्या है रेक्टेंगल। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये कहा गया है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये फॉल्स है। इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये भी फॉल्स है। रेक्टेंगल
के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। थर्ड, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, तो रोम्बस के डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर के होते हैं। फोर्थ, एवरी रोम्बस इज ए काइट, काइट में क्या होता है, अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, जबकि रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि ये फॉल्स है। फिफ्थ, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, तो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। रेक्टेंगल हो सकता है पर जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स इक्वल होना जरूरी है। 6, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, तो 6 ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों पेयर अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही है कि जिसके अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं वो पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। 7, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस के लिए यही डेफिनेशन कि ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस हैं। 8, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होने चाहिए, तो रेक्टेंगल में भी ऐसा है, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, यानी जितने भी रेक्टेंगल है वो सभी पैरेललोग्राम हैं। 9, एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, तो ये फॉल्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम में सिर्फ ये कहा गया है कि अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के लिए उन चारों एंगल्स का भी 90 डिग्री होना जरूरी है, तो यहां पर एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये यहां पे जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स के पेयर जो है दोनों ही पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में भी यही कहा गया है, यानी जितने भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज 16A भी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 16B सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।